हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम सीडीपी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिनसे आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सीडीपी का पार्ट 1 होगा। इसमें हम इसके मेजर टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसके बाद टॉपिक्स जो बच जाते हैं उन्हें हम इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो ये जो भी वीडियोज़ रहेंगी वो आपकी कंप्लीट सीडीपी रहेंगी। इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आपने ये वीडियोस देख ली तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इससे पहले हमने संपूर्ण हिंदी पेडागोजी की वीडियो भी कंप्लीट कर ली है। तो जिन्होंने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर देख लीजिए। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप सभी वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं। और जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें मिल रही हैं और बिल्कुल फ्री कंटेंट प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे अभिवृद्धि, और जिसे आप वृद्धि भी कहते हैं, और विकास के बारे में, मतलब कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम आज सबसे पहला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद जो भी और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें हम आज की इस वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। तो वृद्धि किसे कहते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है कि जब हमारे शरीर की संरचना या स्ट्रक्चर, आकार या शेप बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। हमारे शरीर का जो भी आकार अगर बढ़ रहा है तो उसे हम वृद्धि की कैटेगरी में रखेंगे। वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो बाह्य होता है, एक्सटर्नल होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि का जो स्वरूप होता है एक्सटर्नल होता है, इसे हम बाहरी रूप से देख सकते हैं। और वृद्धि का जो समय होता है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे कि आप देखेंगे किसी की लंबाई और चौड़ाई एक समय के बाद रुक जाती है। फिर इसमें नेक्स्ट है, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। कभी हमारी हाइट बढ़ती है तो कभी हमारा वेट बढ़ता है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, इसका मेज़रमेंट हम कर सकते हैं। हम भार, लंबाई को माप सकते हैं। फिर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है परिमाणात्मक, यानी कि क्वांटिटेटिव होती है। ये आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछा जा चुका है, तो इसे आप याद रखेंगे कि वृद्धि जो है वो क्वांटिटेटिव होती है, मतलब कि परिमाणात्मक होती है। तो ये हो गई वृद्धि की बात। अब हम चलते हैं विकास, मतलब कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से भी क्वेश्चंस आपके बहुत ही पूछे जाते हैं। तो डेवलपमेंट के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसमें जब हमारे मानसिक, मेंटल, सामाजिक यानी कि सोशल या संवेगात्मक, इमोशनल तथा बौद्धिक पक्षों, इंटेलेक्चुअल पैटर्न में परिपक्वता या मैच्योरिटी आती है तो उसे हम विकास के अंतर्गत रखते हैं। जो भी हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है तो हम उसे विकास की कैटेगरी में रखते हैं। विकास का स्वरूप इंटरनल एवं एक्सटर्नल दोनों होता है, जबकि आपने देखा कि वृद्धि में केवल जो उसका स्वरूप होता है वो केवल एक्सटर्नल होता है, और विकास का जो स्वरूप होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, जैसे कि मस्तिष्क और भाषा ज्ञान। फिर नेक्स्ट है इसमें विकास जो होता है आपका जीवन भर चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। विकास में निश्चित क्रम होता है। वृद्धि में आपने देखा कि उसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता और विकास में निश्चित क्रम होता है। हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते, जबकि आपने देखा कि वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, जबकि विकास में हम सीधे मापन नहीं कर सकते। हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, केवल मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट का मापन कर सकते हैं। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होती है, जबकि आपने देखा कि जो वृद्धि आपकी होती है वो सिर्फ परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव होती है, और आपका जो विकास है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो एक एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए वीडियो में, क्योंकि हर एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। किसी भी लाइन को उठाकर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे।
फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। जो आपका विकास है वो वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई, हाइट या वेट नहीं बढ़ता, परंतु उनमें जो मॉरल डेवलपमेंट होती है, मतलब कि नैतिक विकास, और सामाजिक विकास मतलब सोशल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास अवश्य होता ही है। अगर किसी व्यक्ति में हाइट या वेट नहीं बढ़ रहा है तो उसमें ये नहीं कि मॉरल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा। ये आपका विकास जो है कंटिन्यूअस होता है, वो हमेशा निरंतर बढ़ते ही रहता है। तो ये तो हो गई बात वृद्धि और विकास से। तो ये जो सभी पॉइंट्स हैं उनसे एग्ज़ाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें परिपक्वता, मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का तात्पर्य होता है अनुवांशिक विन्यास, जो आपका जेनेटिक डिपोजिशन होता है के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का जो प्रोसेस है वो मैच्योरेशन कहलाता है। ये आपके हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, आनुवांशिकता से। बड़े होने पर मैच्योरिटी धीरे धीरे आती रहती है। ये तो हो गई बात परिपक्वता की। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया गया है बाल विकास की अवस्थाएं। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बाल विकास की अवस्थाएं से हमेशा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहला स्टेज जो होता है आपका प्री नेटल स्टेज होता है, प्रसव पूर्व, यानी कि जब बच्चा आपके गर्भ में, माता के गर्भ में होता है, तभी से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। जब प्री नेटल स्टेज का मतलब है 9 महीने या 280 दिन। कभी कभी एग्ज़ाम में इसके दिन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि 280 दिन होते हैं इसमें, या 9 महीने। तो यह अवस्था माता के गर्भ धारण, कॉन्सेप्शन से शुरू होती है। फिर नेक्स्ट है इसमें शैशवावस्था। शैशवावस्था से बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें जो हर एक अवस्था है वो बहुत ही आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था को आप इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं। ये होता है आपका जन्म से 2 वर्ष। आप इन सभी की एज भी याद रखेंगे, क्योंकि एज से भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ये पॉइंट बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। फिर इसमें नेक्स्ट है तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था होती है, और नैतिकता मतलब कि मॉरलिटी का अभाव होता है। आप 2 वर्ष के बच्चे के अंतर्गत नैतिकता नहीं देख सकते, उनमें नैतिकता नहीं पाई जाती। फिर इसमें नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। जो आपकी बाल अवस्था होती है उसे आप 2 भागों में बांटते हैं। पहला है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और दूसरा होता है मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। तो आपका जो पूर्व बाल अवस्था होती है वो होती है आपकी 2 से 6 वर्ष। सभी की आप एज याद रखेंगे, क्योंकि एज से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो आपका पूर्व बाल्यावस्था मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होता है, जिसकी अवस्था होती है 2 से 6 वर्ष, तो उसमें बच्चा हमेशा अनुकरण, इमिटेशन के द्वारा सीखता है। आपके घर में जो भी बड़ों के द्वारा किया जाता है उसे नकल करके, अनुकरण करके बच्चा हूबहू सीखता है। फिर इसमें जिज्ञासा ज़्यादा होती है, क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है आपके बच्चे में। फिर इसमें नेक्स्ट है, इसे टॉय एज भी कहा जाता है। फिर है नेक्स्ट, यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है, सेंसिटिव पीरियड है। जो भी इस एज में बच्चा सीखेगा, इसीलिए कहा जाता है कि इस एज में आप बच्चों से बिल्कुल आदर्श रूप से व्यवहार कीजिए, आदर्श भाषा का प्रयोग कीजिए, क्योंकि बच्चा नकल करके उसे डायरेक्ट सीख लेता है। तो आप बिल्कुल ही आदर्श रूप से भाषा का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट है, इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। तो ये तो हो गई बात पूर्व बाल्य अवस्था की। अब हम देखेंगे उत्तर बाल्य अवस्था मतलब कि लेटर चाइल्डहुड स्टेज। ये होती है 6 से 12 वर्ष। इसे तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। 6 वर्ष में बच्चा स्कूल जाने लगता है, इसीलिए इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा गया है। इसे गंदी अवस्था भी कहा गया, क्योंकि इसमें बच्चे जो होते हैं खेलों के माध्यम से अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं, तो इसीलिए इसे गंदी अवस्था भी कहा गया है। इसे स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से खेलते हैं, स्फूर्ति के माध्यम से खेलते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इस अवस्था में संग्रहण, स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है।
बच्चे जो होते हैं किसी भी चीज़ों को स्टोर करके रखने के आदी हो जाते हैं। फिर इसे टोली समूह गैंग अवस्था भी कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है, यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। तो ये जो सारे एक एक पॉइंट्स हैं इनसे डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप एक एक पॉइंट्स को अच्छे से याद रखेंगे। लास्ट स्टेज है आपकी किशोरावस्था, मतलब कि एडोलेसेंस। इसकी अवस्था होती है 13 से 18 वर्ष तक। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। ये जो भी पॉइंट्स हैं इनसे डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आंधी तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये अवस्था किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है, लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है। इस अवस्था को स्वर्णकाल, गोल्डन एज भी कहा जाता है। इसमें वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपकी किशोरावस्था के अंतर्गत आएंगी। तो इसमें 5 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है बाल्यावस्था के अंतर्गत। तो एक एक अवस्था आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इनसे हमेशा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है आपका NCF 2005। इसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसे आप हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि ये एक ऐसी रूपरेखा या एक ऐसी दस्तावेज है जिससे ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें बेसिकली आपको ये बताया गया है कि बालकों को आप कैसे पढ़ाएंगे और किस प्रकार से पढ़ाएंगे, यही इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत लिखा गया है। तो जो ये डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं इनसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट रूप से पूछा जाता है। तो इसके जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, इसके जो 5 सिद्धांत दिए गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला इसका सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। नॉलेज शुड बी लिंक टू द आउटडोर लाइफ ऑफ द स्कूल। जो आपका ज्ञान होता है वो आपके स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। इस प्रकार से जोड़कर आप पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। फिर है सेकंड इसका सिद्धांत, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। मतलब कि रोड लर्निंग आपकी होती है, रोड सिस्टम, उससे बिल्कुल ही मुक्त किया जाए। ये NCF के द्वारा कहा गया है। फिर इसमें नेक्स्ट है पाठ्यचर्या आपकी पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। जो भी करिकुलम आपका होता है वो टेक्स्ट बुक सेंटर्ड ना हो, वो आपका बाल केंद्रित होना चाहिए। चौथा सिद्धांत आपका दिया गया है कि जो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा होती है उसे आप विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़कर पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लास्ट पॉइंट, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएंगे। तो ये जो सभी 5 सिद्धांत दिए गए हैं उनसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इन 5 सिद्धांतों को आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर इसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के कुछ प्रमुख सुझाव दिए गए हैं, उन्हें आप एक एक करके देखेंगे। इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो जो बच्चा होता है वो सक्रिय होता है, चाइल्ड एक्टिव है। वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे और गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। जो उनकी गलतियां होती हैं उन्हें आपको पॉजिटिव रूप में लेना है, ना कि नेगेटिव रूप में। जितनी वो गलतियां करेंगे वो उतने अच्छे तरीके से सीखेंगे। जो उनकी त्रुटियां होती है वो हमेशा पॉजिटिव मानी गई है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सीखना सक्रिय, मतलब लर्निंग एक्टिव व सामाजिक गतिविधि सोशल एक्टिविटी होती है। फिर इसमें यांत्रिकता का बार बार प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट है सीखने को डर और अनुशासन, डिसिप्लिन की जगह आनंद व संतोष से जोड़ा जाए। आप किसी भी बच्चे को डिसिप्लिन या डरा धमकाकर नहीं रख सकते, उन्हें आनंद व संतोष से जोड़कर सिखाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माने जाएं
और उनकी जो भाषा संस्कृति होती है उन्हें भी वो सम्मान दिया जाए। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधि में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। जो भाषा और गणित होती है उसे प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या पर सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। फिर बहुभाषी मल्टीलिंगुअल कक्षा शिक्षण 3 भाषा मतलब त्रिभाषा की वकालत करता है। सबसे पहला आपका होगा इसमें मातृभाषा, फिर सेकेंड लैंग्वेज आपकी होगी इसमें हिंदी या अदर कोई भी लैंग्वेज, फिर थर्ड लैंग्वेज जो आपकी होगी वो होगी इंग्लिश इसके अलावा और कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन आपका सबसे पहला लैंग्वेज जो होगा जो आप बच्चों को सिखाएं वो आपकी होगी मातृभाषा। उनकी मातृभाषा के रूप में ही आपको उन्हें शिक्षा देनी है, इसीलिए जो बहुभाषिकता होती है वो त्रिभाषा की वकालत करता है। फिर इसमें नेक्स्ट है भाषा कौशल की 4 बात कही गई है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनके अनुसार आपको बच्चों को पढ़ाना होता है। फिर किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। कोई भी अगर आपको सूचना दी जा रही है तो उसे आपको ज्ञान मानने से बचना चाहिए। फिर जो विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में कुछ शिक्षण सूत्र होते हैं, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, इस प्रकार के जो शिक्षण सूत्र होते हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट है सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। जो भी आप सजा देते हैं या पुरस्कार देते हैं उसे आपको सीमित करना चाहिए। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों पेरेंट्स को भी जोड़ा जाना चाहिए। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण के साथ स्थापित किया जाए। पुस्तकालय लाइब्रेरी में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने के अवसर दें। फिर नेक्स्ट है इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जाए। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक स्तर एवं योग्यता जो उनकी एलिजिबिलिटी होती है के अनुसार उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। बालकों के चहुमुखी विकास ऑलराउंड डेवलपमेंट पर आधारित पाठ्यचर्या होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसमें जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं वो सभी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो हर एक पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है इसमें सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण इंक्लूसिव इन्वायरमेंट तैयार करना। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट है एनसीएफ जो होता है वो 5 विषयों पर जोर देता है। सबसे पहला है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा जितना करके सीखेगा, खुद हैंड्स ऑन एक्टिविटी के माध्यम से सीखेगा तो बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। फिर है निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि। जितना वो समूह में मिलकर किसी कार्य को करेगा तो बच्चा अच्छे तरीके से सीखेगा। मिश्रित विधि, ये सभी विषयों पर एनसीएफ 2005 जोर देता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एनसीएफ 2005 में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक का ज्ञान का स्रोत नहीं है बल्कि एक ऐसा सुगमकर्ता या फैसिलिटेटर है जो आपका सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक होता है। आपको शिक्षण ज्ञान को एक फैसिलिटेटर मानना है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये तो हो गया आपका एनसीएफ 2005। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें आप अच्छे से याद रखिए। एनसीएफ नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसे हम एक एक करके देखते हैं। इसमें लिखा गया है सबसे पहला पॉइंट कि एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में मई 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया गया था। जो आपके एनईपी का निर्माण है उसके लिए जून 2017 में जो इसरो के पूर्व चीफ थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में मई 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया गया।
फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। ये जो शिक्षा नीति है वो स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% के हिस्से के बराबर का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। फिर कैबिनेट द्वारा MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की मंजूरी दी गई है। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed का होना अनिवार्य किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil को समाप्त कर दिया गया है। जो आपका MPhil जो है वो उसे पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। फिर इसमें नेक्स्ट दिया गया है स्कूल एजुकेशन के बारे में। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले आपका जो होता था स्कूल का क्राइटेरिया होता था 10+2 के अनुसार इसमें शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब जो हो गया है ये 5+3+3+4 इसके द्वारा अब शिक्षा दी जाती जो है आपका NEP 2020। तो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 5+3+3+4 किसके अंतर्गत आएगा, नई शिक्षा नीति है या पुरानी, तो आपको इसे याद रखना होगा। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि जो आपकी एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर थी वो आपकी 10+2 के रूप में शिक्षा दी जाती थी। जो आपका एज होता था 6 से 16 वर्ष, उसमें आप 10 साल की शिक्षा ग्रहण करते थे, और जो आपका 16 से 18 की वर्ष होती थी उसमें आप 11th और 12th पढ़ते थे। जो आपका नया एकेडमिक स्ट्रक्चर आया है उसमें आप देखेंगे कि सबसे जो पहला स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, ये आपके 5 साल की होती है, जिसे भी आपके 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला भाग है इसमें 3 साल और दूसरा है 2 साल। जो 3 साल तक का समय होता है उसमें आप बच्चे को, जिसकी एज भी होती है 3 से 6 वर्ष, तो जो इस अवस्था में है बच्चा आपका प्ले स्कूल या आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में जाएगा। फिर जो आपका 2 साल है वो क्लास आपका, उसमें बच्चा आपका क्लास 1 से 2 में रहेगा और इसकी एज होगी 6 to 8 ईयर। इसे आप फाउंडेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्टेज है आपका वो होता है प्रीपरेटरी स्टेज। इसकी अवस्था होती है 3 वर्ष। तो इसमें आपका बच्चा क्लास 3 से क्लास 5th के बीच में पढ़ाई करता है और इसकी एज जो होती है 8 से 11 वर्ष होती है। फिर इसमें नेक्स्ट स्टेज है मिडिल स्टेज की जो अवस्था होती है उसकी अवस्था होती है 11 से 14 वर्ष, और इसमें जो क्लास होती है वो आपकी होती है 6 to 8 तक क्लास में बच्चा पढ़ता है। फिर इसमें नेक्स्ट है लास्ट स्टेज जो है वो है आपकी सेकेंडरी स्टेज। ये आपकी होती है 4 ईयर की। इसमें आपका बच्चा 9 to 12 की क्लास में शिक्षा ग्रहण करता है और इसकी एज जो होती है वो होती है आपकी 14 से लेकर 18 के बीच। तो इस प्रकार से इसे बांटा गया है। तो आप एक एक स्टेज को अच्छे से याद रखेंगे और इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं FPMS। इससे आप याद रख सकते हैं। इसे हर एक स्टेज से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो आप इन सभी जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसे आप अच्छे से याद रखेंगे। इसमें यही लिखा गया है कि नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात करती है, जो है आपकी NEP 2020। फिर इसके कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, इन्हें आप एक एक करके देख लीजिए। जो इनके सिद्धांत हैं वो संरचनात्मक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना, ना कि रटने की प्रणाली पर, रोट लर्निंग मेथड और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई करने पर। जो NEP 2020 का सिद्धांत है वो कहता है कि संरचनात्मक समझ यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना है, ना कि आपके रटने की प्रणाली पर। रटने की प्रणाली और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा
जोर ना देने की बात की गई है NEP 2020 के द्वारा। फिर इसमें नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। जितनी आप ज़्यादा भाषा का उपयोग करेंगे वो विविधता को प्रोत्साहन देगा ही, और बहुभाषी के जो जितने ज़्यादा बहुभाषिकता बच्चे के अंतर्गत आएंगी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सभी भाषाओं को समझ पाएगा। फिर नेक्स्ट है सीखने के जो सतत मूल्यांकन होते हैं, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन पर जोर देना, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी होता है। आप उन्हें कक्षा के दौरान जो भी मूल्यांकन करेंगे वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ना कि साल के अंत में जो मूल्यांकन करेंगे वो। फिर इसमें नेक्स्ट है छात्रों की जो प्रोग्रेस होती है उनके मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5th या क्लास 8th तक, उससे आगे तक भी घर की मातृभाषा की स्थानीय भाषा में उनकी जो शिक्षा होगी वो दी जाएगी। क्लास 8th तक आपको उनके मदर टंग में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा को अपनाएं तथा इस भाषा में लचीलापन रखा जाए। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय शास्त्रीय भाषाओं यानी कि संस्कृत का अध्ययन किया जाना चाहिए। यही आपकी NCF 2005 भी कहती है और NEP 2020 भी त्रिभाषा सूत्र को लाने की बात करती है। फिर इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो इसे भी आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है इसमें कक्षा 6 के लिए अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज में आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा, पाली, फारसी आदि का अध्ययन किया जाएगा। और माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में एक विदेशी भाषा के रूप में, विदेशी भाषा में कोई भी भाषा आप ले सकते हैं, या कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी, इनमें से आप किसी भी माध्यमिक स्तर पर एक विदेशी भाषा का अध्ययन कराएंगे। फिर नेक्स्ट है इसमें NEP 2020 यह सीखना कि कैसे सीखना है तथा मानकीकरण से लचील स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है आपकी NEP 2020। फिर इसमें नेक्स्ट है हर बच्चे की विशेष क्षमता, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना तथा उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो आपकी सबसे महत्वपूर्ण कहती है NEP 2020, जो कि आपके समग्र विकास के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। फिर है इसमें नेक्स्ट इंक्लूसिव एजुकेशन भी सभी के लिए अधिगम के लिए आवश्यक होती है। जो आपकी समावेशी शिक्षा होती है वो आपके अधिगम के लिए सबसे अच्छी शिक्षा मानी गई है। फिर इसमें नेक्स्ट है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 RPWD एक्ट। यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसे व्यवस्था के रूप में डिफाइन करती है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे समान रूप से सीखते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत जो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आपके सामान्य बच्चे भी सीखेंगे और आपके दिव्यांग बच्चे भी सीखेंगे, इसीलिए इसे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। फिर नेक्स्ट है इसमें जो NEP 2020 है उनके अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए एक शिक्षा और एक निजी शिक्षक के प्रावधान को बताया गया है। क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम कर दें, इसे जो है बुनियादी चीज़ों में केंद्रित किया जाए ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर ज़रूरी ध्यान दिया जा सके। जो ये आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित जो अधिगम होते हैं उन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
फिर नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक के स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन और रट कर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर ज़्यादा जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो आपकी NEP 2020 कहती है। तो आप NEP 2020 के ये सभी पॉइंट्स अच्छे से याद रखेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स बच गए हैं, इन्हें आप अच्छे से देखेंगे। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट है स्कूली तैयारी मॉड्यूल। यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है जो NCERT और SCERT द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास 1 में एडमिशन के कुछ हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें NEP 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए, जिसमें स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और एकीकृत किया जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट है NCERT और SCERT के मार्गदर्शन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी स्टूडेंट्स के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले और पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। यह प्रोग्रेस कार्ड एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होगा, जिसमें सभी स्टूडेंट्स के संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर डोमेन में विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण स्टूडेंट्स की विशेषताओं समेत दिया जाएगा। जो एक 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड होगा, उसमें जो स्टूडेंट्स होंगे उनके सभी विश्लेषणात्मक विवरण जो भी हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव या साइकोमोटर डोमेन, उन सभी विशेषताओं को उस 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड के अंतर्गत उन्हें शामिल करने को कहा गया है। तो ये है आपकी NEP 2020। तो इनसे आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे आप कहते हैं राइट टू एजुकेशन 2009। इसमें से भी हर एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे से आप इन्हें एक एक करके देखेंगे। तो जो वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। जो आपके वर्ष 2002 है, उसमें जो संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A, ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसको प्रभावी बनाने के लिए अगस्त 4, 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। इसको पारित किया गया समय है वो है आपका 4 अगस्त 2009, और जो देश में लागू हुआ है वो है आपका 1 अप्रैल 2010 को। तो पारित कब हुआ और लागू कब हुआ, ये डेट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है RTE का ऑफिशियल नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है इसमें कुछ धाराएं दी गई हैं, तो उन सभी धाराओं को आप एक एक करके देखेंगे। धाराओं से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। धारा 12 जो है उसमें लिखा गया कि RTE 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी, वो हैं 25%। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें जो गरीब विद्यार्थी होते हैं उनके लिए आरक्षित सीटें जो हैं वो 25% आरक्षित रखी गई है। फिर धारा 13 जो है, प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। फिर नेक्स्ट है धारा जो 14 है, उसमें ये लिखा गया है कि किसी बालक के पास यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी के पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप विद्यालय में उन्हें
प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकती। फिर नेक्स्ट है इसमें धारा 15, बच्चों को शैक्षणिक वर्ष एकेडमिक ईयर के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। धारा 16 है, स्टूडेंट को न तो क्लास में फेल किया जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला जाएगा। आपको क्लास 8th तक कम से कम बच्चों को ना ही फेल करना है और उन्हें उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाना है। फिर धारा जो 17 है उसमें लिखा गया है बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। धारा 24 के अंतर्गत शिक्षक के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। फिर धारा 27 में लिखा गया है RT 2009 के अनुसार शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, केवल जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन को छोड़कर। सिर्फ इन्हीं जगहों पर शिक्षक को शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा सकता है और कहीं भी उन्हें किसी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। फिर इसमें नेक्स्ट है RT 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होता है 30:1, मतलब कि 30 बच्चों की कक्षा में एक शिक्षक का होना अनिवार्य है, वो है आपकी प्राथमिक कक्षाओं में। फिर जो अपर प्राइमरी लेवल है, उच्च प्राथमिक शिक्षा पर 35 छात्रों के बीच एक शिक्षक का होना अनिवार्य किया गया है। फिर जो 1 से लेकर 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात हो जाएगा 40:1, मतलब कि जो 40 स्टूडेंट होंगे उसके लिए एक शिक्षक का होना अनिवार्य होगा। 200 से अधिक है 1 से 8वीं तक के सदस्यों की संख्या। तो फिर इसमें नेक्स्ट है यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं तो इसके लिए एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होने ज़रूरी हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें ये जो सभी पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है इसमें प्राथमिक स्तर पर जो न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस होता है वो 800 घंटे और 200 दिन होते हैं। जो आपके अपर प्राइमरी लेवल पर शैक्षणिक घंटे और कार्य दिवस होते हैं वो 1000 घंटे और 220 दिन होते हैं। प्राथमिक स्तर पर आपके 800 घंटे और 200 दिन होंगे और जो अपर प्राइमरी लेवल है उस पे 1000 घंटे और 220 दिन होंगे। फिर नेक्स्ट है शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य कितने घंटे के होंगे, वो होंगे 45 घंटे के। फिर नेक्स्ट है RT 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता, वो है क्लास 8th तक। आपको क्लास 8th तक बच्चे को ना ही फेल करना है ना ही स्कूल से निकालना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी होनी चाहिए 1 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है अभिभावक। फिर नेक्स्ट है इसमें इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है RT 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए, वो है समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। फिर इसमें लास्ट पॉइंट दिया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझाती है। जो भी आपके कक्षा में बच्चे होते हैं वो उनकी एज जो होती है वो लगभग सेम ही होती है, क्योंकि जो NEP 2020 का जो नया नियम आया है 5+3+3+4, इसमें जो बच्चे हैं उनके आयु के आधार पर जो शिक्षा का वर्ग है उसे वर्गीकृत किया गया है। तो लगभग आप देखेंगे कि अब सभी क्लास में एक ही एज के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। फिर लास्ट पॉइंट इसमें दिया गया है RT 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा जो होती है 18 वर्ष तक की है। जो आपके सामान्य बच्चे हैं उनके लिए 6 से 14 वर्ष तक की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। लेकिन वहीं जहां दिव्यांग बच्चों की बात आ जाएगी तो वहां आपकी 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा या अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जाने की प्रावधान दी गई है। तो ये तो हो गया आपके
जो एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 और आपकी आरटीई 2009, ये जो तीनों डॉक्यूमेंट है जो भी मैंने बताया, इसमें से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे ही जाएंगे। तो इन तीनों डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अधिगम अक्षमता। इससे भी आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ना एक इसमें से आपके अधिगम अक्षमता से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा ही जाता है। सीखने की अक्षमता या योग्यता में जो कमी आती है उसे ही हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। यह एक चर अवस्था होती है, वेरिएबल स्टेज होती है। तो इसमें हम एक एक करके एक एक अधिगम अक्षमता को पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है डिसलेक्सिया। ये जो आपके होते हैं पठन संबंधी विकार होती है, तो इसे आप पढ़ने में जो समस्या आती है उसके अंतर्गत रखेंगे। फिर नेक्स्ट है डिसग्राफिया। ग्राफिया से संबंधित आपका लिखने से संबंधित कठिनाई या विकार आएगा। इसमें नेक्स्ट दिया गया है डिसकैलकुलिया, जो आपका गणितीय संबंधित विकार होता है उससे संबंधित होता है। फिर इसमें नेक्स्ट है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया आपकी भ्रम वाली स्थिति होती है। फिर नेक्स्ट है डिस्फेजिया, जो आपके बोलने से संबंधित विकार होता है। यदि आप किसी भाषा में बोलने से फंस रहे हैं तो आप उसे डिस्फेजिया के अंतर्गत रखेंगे। फिर जो आपकी नेक्स्ट अधिगम अक्षमता है वो है डिस्प्रैक्सिया। यह आपके शारीरिक कौशल से संबंधित होती है। फिर नेक्स्ट है इसमें डिस्थीमिया। तनाव से संबंधित समस्या को डिस्थीमिया कहते हैं। फिर ADHD जो होती है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत ही हाइपर एक्टिव हो जाता है। फिर नेक्स्ट है ऑटिज्म, स्वलीनता, आत्मकेंद्रिता। इसमें दोहराव, रेपिटेटिव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार ऑटिज्म कहलाता है। कोई बच्चा बार बार किसी कार्य को दोहराता है वो ऑटिज्म के अंतर्गत आएगा। यह दिव्यांगता, सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनता है, उसे हम ऑटिज्म के अंतर्गत रखते हैं। फिर नेक्स्ट है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, गामक क्षमता। यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलना से संबंधित होती है, जैसे चलना, कूदना, हाथ में कोई वस्तु न पकड़ पाने की अक्षमता आदि। इसे हम लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत रखते हैं। फिर नेक्स्ट है RPWD एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2016। ये आपके RPWD एक्ट से संबंधित होता है। इसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो जो RPWD एक्ट 1995 के स्थान पर PWD एक्ट 2016 लाया गया। तो जो PWD एक्ट 2016 में PWD एक्ट 1995 के मौजूदा विकलांगता के 7 प्रकारों को बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जो केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार को जोड़ने की शक्ति भी होगी। अब इसके द्वारा कुछ सुझाई गई युक्तियां हैं, उसे आप देखेंगे। जीवन में सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव करना है। स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे करना ज़रूरी है, और बुक्स, TLM आदि उपलब्ध कराना है। TLM का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो ये जो सभी है वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत आएंगी। तो इनसे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। CTET में ये हमेशा पूछा जाता है, जीन पियाजे। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का सिद्धांत दिया था, जिसे आप संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो जो जीन पियाजे हैं इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। इनसे एक एक पॉइंट से हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप इनसे अच्छे से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, जीन पियाजे वो आपके स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं। जैसे जैसे किसी बच्चे में मैच्योरिटी आती है वो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं। फिर जो नेक्स्ट है, पियाजे के अकॉर्डिंग, पियाजे का मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है
कि सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक किसके अंतर्गत आएंगे, तो वो पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है इसमें पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग अडल्ट से प्रकार मतलब टाइप्स में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। फिर इसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो कॉन्सेप्ट है इसके पियाजे के वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसमें पहला इनका कॉन्सेप्ट था वो है एडेप्टेशन, जिसे आप अनुकूलन के नाम से जानते हैं। अनुकूलन के अंतर्गत लिखा गया है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी जो होती है 2 प्रक्रियाएं होती हैं। इन 2 प्रक्रियाओं से ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे गए हैं, तो इसे आप देखेंगे। पहला है एसिमिलेशन, जिसे आप आत्मसातकरण के नाम से जानते हैं। इसमें लिखा गया है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। और जो दूसरा होता है एकोमोडेशन, इसे आप समायोजन कहते हैं। तो जो समायोजन के अंतर्गत आता है पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनसे एग्ज़ाम में आपके बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इक्विलिब्रेशन, संतुलन के नाम से जिसे आप जानते हैं। इसमें लिखा गया है कि इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जो इसके ऊपर आपने देखा कि जो आत्मसातकरण और समायोजन होता है उनकी प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करने का काम आपका इक्विलिब्रेशन करता है। फिर नेक्स्ट है इसमें स्कीमा। स्कीमा के अंतर्गत लिखा गया है कि मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वो उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, उसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जो होती है वो जन्मजात होती है। फिर नेक्स्ट है इसमें ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के अंतर्गत स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना और उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। फिर अब आप आगे देखेंगे इसमें जो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई है वो अवस्थाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो इसकी अवस्था है, जो पहली अवस्था है वो होती है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे आप सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से जानते हैं। जो इसकी अवस्था होती है उसकी अवस्था का वर्ष है 0 से 2 वर्ष, मतलब जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें जो लिखा गया है कि बच्चा अपने ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का ज्ञान आ जाता है। बच्चा अपने दिमाग में चीज़ों की छाप बनाना शुरू कर देता है और जिससे वह किसी छुपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। अगर आप 2 साल के बच्चों को किसी चीज़ को ढूंढने के लिए कहेंगे तो वो आसानी से उसे ढूंढ लेगा, किसी छुपी हुई वस्तु को भी वो ढूंढ कर निकाल लेता है, जो कि है इसमें वस्तु स्थायित्व का ज्ञान आ जाता है। इसीलिए बच्चों के जो दिमाग में एक इमेज बननी शुरू हो जाती है, तो बच्चा किसी भी चीज़ों को ढूंढ कर निकाल देते हैं। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसे ही हम संवेदी पेशी अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें आपके वस्तु स्थायित्व का ज्ञान आ जाता है और किसी भी छुपी हुई चीज़ों को बच्चा ढूंढकर निकाल देता है। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये आपके सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत आएंगी। फिर नेक्स्ट स्टेज है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, जिसकी अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का इस्तेमाल करने में निपुण हो जाता है। साइकिल शब्द सुनकर उसके दिमाग में साइकिल की इमेज बन जाती है। इस अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता भी आ जाती है। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है इसमें बच्चा प्रतीकों का इस्तेमाल करने में निपुण हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है कि सिंबल्स का इस्तेमाल बच्चा किस अवस्था में करने लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा प्रतीकों का इस्तेमाल करने लग जाता है और इसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता भी आ जाती है। फिर नेक्स्ट है इसमें जीववाद, एनिमिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, तो जीववाद की श्रेणी भी इसी के अंतर्गत आएंगी। फिर है नेक्स्ट अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, वो सब ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अपलटावी,
इरिवर्सिबिलिटी का गुण भी इसके अंतर्गत ही रहता है। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। तो ये सभी गुण प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत आती है। जैसे कि अगर आप उसे पूछेंगे कि 3 + 7 कितने होते हैं, तो वो बता देगा कि 10 होते हैं। लेकिन आप अगर उससे पूछेंगे कि 7 + 3 कितने होते हैं, तो वो नहीं बता पाएगा। तो इसी प्रकार से उसमें अपलटावी का गुण नहीं आता। फिर नेक्स्ट है इसमें मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण आदि की योग्यता के कॉन्सेप्ट की कमी भी इसी अवस्था में होती है। केंद्रीकरण भी एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान न दे पाने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण, सेंट्रेशन के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट है संरक्षण, कंजर्वेशन। अगर किसी वस्तु के साइज़ या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको नहीं समझ पाता। तो इस प्रकार से वो साइज़ या शेप में अंतर नहीं कर पाता, भले ही उसमें क्वांटिटी कम हो, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो साइज़ बड़ी है वो उसे ही पकड़ेगा। फिर नेक्स्ट है इसमें क्रमबद्धता। इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता, एक के ऊपर एक वो रखना नहीं सीख पाता, इसलिए क्रमबद्धता का भी इसमें अभाव होता है। फिर नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी स्टेज है इसकी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन शुरू कर देता है। इसमें जो गुण हैं वो है, इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। जो आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं आ पाती वो आपकी कॉन्क्रीट अवस्था में आ जाती है। फिर नेक्स्ट है इसमें आगमनात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। यह भी इसी अवस्था में आती है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। इसमें बच्चा तार्किक चिंतन करने के लिए निपुण हो जाता है। फिर हम देखते हैं इसका लास्ट स्टेज, जो है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष। यह ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, निगमनात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। तो ये सभी चीज़ें आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएंगी। आप इसे SPCF के नाम से भी याद रख सकते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इससे जो है आप अच्छे से इसे याद रख पाएंगे एक क्रम के अनुसार। कभी कभी इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है तो आप इसे याद रखेंगे। अब इसकी कुछ आलोचना भी की गई थी कुछ लोगों ने, तो इसे आप देखेंगे कि इसकी आलोचना में क्या कहा गया है कि पियाजे ने मानसिक के चरणों के क्रम को अपरिवर्तन से बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। अगर आप किसी बच्चों को अच्छा माहौल देंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो एक एक क्रम के अनुसार सीखें, वो एक अच्छे माहौल में रहकर किसी भी चीज़ों को पहले भी सीख सकता है और बाद में भी सीख सकता है। तो इसी की आलोचना बहुत से लोगों ने पियाजे के सिद्धांत में की गई। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के बारे में। तो नेक्स्ट आपका है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत, जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो इस थ्योरी पर जोर देती है कि इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं होती हैं। सबसे पहली बुद्धि इन्होंने बताई है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इन्होंने बहुत से प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है, तो एक एक बुद्धि के बारे में हम देखेंगे। शाब्दिक भाषाई बुद्धि वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आता है। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इसका अधिक विकास होता है वो वकील, कवि और पत्रकार बनते हैं। जिनकी शाब्दिक भाषाई बुद्धि अधिक होगी वो वकील, कवि और पत्रकार बनते हैं। जो नेक्स्ट बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने बताई थी उसका नाम था तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है।
जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वो अकाउंटेंट, बैंकर और साइंटिस्ट आदि बनते हैं। जिनमें लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है वे अकाउंटेंट, बैंकर और साइंटिस्ट आदि बनते हैं। इनसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो आप एक एक करके इसे याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस। अमूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक छवि बनाना स्पेशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो वो मूर्तिकार, चित्रकार आदि बनते हैं। फिर नेक्स्ट है शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। शरीर को गति देने वाली बुद्धि इसके अंतर्गत आती है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो वह अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर आदि बनते हैं। फिर नेक्स्ट है संगीतात्मक बुद्धि, नाम से ही स्पष्ट है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो वो सिंगर, एंटरटेनर आदि बनते हैं। फिर नेक्स्ट बुद्धि है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहते हैं क्योंकि दोनों नाम एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। इंटरपर्सनल में इसके द्वारा जो व्यक्ति होते हैं दूसरे व्यक्तियों के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वो नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में ये होता है कि इसमें व्यक्ति दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं। और जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है इसमें जो व्यक्ति होता है वो खुद से इंटरेक्ट करके सीखता है। इसका विकास अधिक हो तो वह आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। इंट्रा का मतलब होता है व्यक्ति खुद से इंटरेक्ट करता है और इंटर का मतलब होता है व्यक्ति दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये दोनों से अंतर होते हैं इन दोनों बुद्धि में। फिर नेक्स्ट बुद्धि है प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वो किसान आदि बनते हैं। फिर नेक्स्ट है अस्तित्ववादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वो साधु, संत और फिलोसोफर बनते हैं। इन्होंने इस प्रकार से बुद्धि के कई प्रकार बताए हैं, तो इसकी आलोचना भी हुई थी। तो आलोचना में ये कहा गया था कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते। ये आलोचना इनके बुद्धि सिद्धांत में की गई थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। इसके बारे में लॉरेंस कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। जो लॉरेंस कोलबर्ग थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता के सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसके अंतर्गत नैतिकता में उन्होंने कहा कि ये वो गुण है जिसमें हमें सही और गलत जान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। जो सामाजिक परिवेश होता है व्यक्ति का, उससे ही व्यक्ति नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। यही इसके अंतर्गत लिखा गया है। फिर इसमें 2 प्रकार के दुविधा और तर्कना के बारे में इन्होंने बताया था। तो जो नैतिक दुविधा होती है, मॉरल डिलीमा, सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति नैतिक दुविधा के अंतर्गत आती है। जो नैतिक तर्कना होती है, मॉरल रीजनिंग, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना के नाम से जानते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना नैतिक तर्कना के अंतर्गत आता है। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। फिर नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं कोलबर्ग ने। 3 लेवल बताए हैं इन्होंने और इसके अंतर्गत 6 स्टेजेस आते हैं। तो आप इसे याद रखें कि 3 लेवल होते हैं और 6 स्टेज इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब कि हर एक लेवल में 2-2 स्टेज इन्होंने बताए हैं। तो लेवल 1 के अंतर्गत आएगा। लेवल 1 को कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसके नाम इंग्लिश में ही याद रखें क्योंकि हिंदी में इसके नाम हर बार अलग अलग पूछे गए हैं। तो जो पहला लेवल होता है वो प्री कन्वेंशनल स्टेज है। इसकी जो एज होती है वो होती है 4 से लेकर 10 वर्ष। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होता है।
अब इसमें आगे लिखा गया है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्तता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बच्चों की नैतिकता सच्चा और आज्ञा पालन करने पर आधारित होती है, सच्चाई और आज्ञा पालन करने पर आधारित होती है। जब किसी ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वो चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। तो इस प्रकार के जो वक्तव्य आते हैं वो दंड एवं आज्ञा पालन की उन्मुक्तता के अंतर्गत आएंगी। इसमें हिंस की स्टोरी के बारे में कोलबर्ग ने बताया कि बेस्ड पर उन्होंने 3 लेवल और उसके 6 स्टेजेस के बारे में बताया है। तो जो हिंस होता है उसकी पत्नी बीमार होती है, तो उसके इलाज के लिए जो दवाई होती है वो उसको चोरी करनी पड़ती है, जिस दवाई की कीमत 10 गुना मांगता है जिसके पास वो दवाई होती है। तो हिंस के पास उतने पैसे नहीं होते हैं और वो दवाई सिर्फ वही मिलती है और कहीं नहीं मिलती, इसलिए हिंस चोरी करता है और उस दवाई को अपनी पत्नी को ले जाकर खिला देता है। तो इस चोरी से हिंस को दुख तो होता है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए उसे ऐसे चोरी करनी पड़ती है। तो आप बताइए कि हिंस ने ऐसा करके गलत किया या सही। तो इसी स्टोरी के बेस्ड पर कोलबर्ग ने 3 लेवल और 6 स्टेजेस के बारे में बताया है। तो इन्हीं 6 स्टेजेस को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो जो पहला इसका लेवल है प्री कन्वेंशनल स्टेज, उसकी अवस्था होती है 4 से 10 वर्ष। तो इसमें उन्होंने 2 स्टेजेस बताए हैं। तो वो 2 स्टेजेस इस प्रकार से हैं, दंड और एवं आज्ञा पालन उन्मुक्तता। ये पहला स्टेज है, इसे हम कहते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बच्चों की नैतिकता सच्चाई और आज्ञा पालन करने पर आधारित होती है। जब किसी ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वो चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। फिर नेक्स्ट है इसमें साधनात्मक अपेक्षता तथा उन्मुक्तता। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। एक बच्चे ने दूसरे की पेंसिल तोड़ी तो वो भी उसकी पेंसिल तोड़ देगा। तो इस प्रकार से इस स्टेज में ये कहा गया है। फिर नेक्स्ट लेवल इसमें है दूसरा लेवल, इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज। इसकी अवस्था होती है 10 से 13 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा जो होता है दूसरे लोगों को के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही एवं गलत का निर्णय लेता है। तो जो इसमें पहला स्टेज बताया गया है उसका नाम अच्छा लड़की या अच्छा लड़का बनने की उन्मुक्तता, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। दूसरों के साथ भला कर अनुमोदन अर्जित करने की प्रक्रिया अच्छा लड़का और अच्छी लड़की के अंतर्गत आएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्तता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो इसके अंतर्गत इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके मामा का एक्सीडेंट हो जाता है तो रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। तो इसमें ये कहा गया है। फिर नेक्स्ट है इसमें लेवल 3 में बताया गया है, लेवल 3 का नाम है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसकी अवस्था होती है 13 से ऊपर। तो इसमें डिसीजन खुद के लिए लिए जाते हैं, न कि समाज के जरिए कि क्या सही है क्या गलत। इसमें 2 प्रकार के लेवल स्टेजेस बताए गए हैं। तो उसका नाम है सामाजिक अनुबंध उन्मुक्तता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके मामा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। इसमें जो बच्चा होता है वो अपने विवेक से किसी के बारे में निर्णय लेता है, ना कि समाज को सोचकर। फिर इसमें नेक्स्ट दिया गया है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्तता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फ़ायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने 3 लेवल और उसके 6 स्टेजेस के बारे में बताया है। फिर कोलबर्ग की आलोचना भी की गई थी। इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि कोलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी। मेल एंड फीमेल की मॉरल रीजनिंग में कल्चर के डिफरेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। यह आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कोलबर्ग की नैतिकता के सिद्धांत के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है। अब हम इसमें नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे, लेव वाइगोत्स्की।
लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बताया था। तो ये जो थे एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया इंटरैक्शन करके सीखते हैं, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, जबकि पियाजे ये मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम। लेव वाइगोत्स्की और पियाजे के अंतर्गत लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि जो अंतःक्रिया होती सामाजिक अंतःक्रिया उसके बाद विकास होता है, लेकिन पियाजे ये मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में लर्निंग। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप याद रखें कि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइगोत्स्की का क्या कथन था और पियाजे का क्या कथन था। तो पियाजे का कथन था कि पहले विकास होता है बाद में लर्निंग, और जबकि लेव वाइगोत्स्की का कथन था कि पहले लर्निंग होती है बाद में विकास। तो वाइगोत्स्की ने 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताए थे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, जिसमें ये लिखा गया कि वास्तविक विकास रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ये ZPD के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें स्कैफ फोल्डिंग, जिसे पाड़ या ढांचा के नाम से जानते हैं। वाइगोत्स्की द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत मोर नॉलेजेबल अदर आते हैं, जैसे टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ETC। कुछ विचार भी दिए गए हैं। जो उनके विचार थे वो थे, इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा पहले आती है बाद में विचार आते हैं। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। फिर उन्होंने लास्ट विचार दिया था कि निजी भाषा, आंतरिक भाषा, प्राइवेट स्पीच के बारे में। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। प्राइवेट स्पीच से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। तो आज हमने देखा CDP के जो मेजर टॉपिक्स थे उसके बारे में। तो इनसे आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% इसके अंतर्गत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और जो टॉपिक्स बच गए हैं उन्हें हम इसके पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो अगर आपने इतना कर लिया तो आपका CDP अच्छे से बनेगा। CDP के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके अच्छे से बनेंगे। इसके पहले हमने CDP के बहुत से क्वेश्चंस भी किए हैं, तो सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।